हम लोगों ने पिछले वीडियो में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था। पुर्तगाली कहाँ आए थे, अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किए, कैसे वो व्यापार किए, कैसे वो लोग यहाँ से गए, कब गए, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जानकारी ली थी। आज हम लोग देखेंगे डच के बारे में, ठीक है, कि डच का आगमन कैसे हुआ, किस उद्देश्य से भारत आए, कैसे इनका पतन हुआ, कौन से युद्ध में हारे, है ना। इस बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डचों का आगमन। अगर श्रेणी क्रम वाइज देखेंगे तो पुर्तगाली के बाद जो आए थे वो कौन आए थे, डच आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी बाद में स्थापित की थी, ठीक है। इनसे पहले अंग्रेजों ने अपनी कंपनी भारत में स्थापित की थी और बाद में डच 1602 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित किए, कंपनी भी स्थापित किए 1602 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेजों से पहले डच व्यक्ति भारत पहुंच चुका था और उस व्यक्ति का नाम था कॉर्नेलियन द हाउटमैन। क्या था? कॉर्नेलियन द हाउटमैन, कहीं कहीं कॉर्नेलियस द हस्तमान भी लिखा रहता है ना, जो 1595 ईस्वी में भारत पहुंचा था, ठीक है। चलिए, भारत पहुंचा था 1595, कहीं कहीं 1596 भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये पहुंचा था कहां? कॉर्नेलियस द हाउटमैन जो था वो पहुंचा सीधे सुमात्रा द्वीप, जो इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। सुमात्रा और बंटाम द्वीप, सुमात्रा और बंटाम पहुंचा, है ना। यहां पहुंचा, यहां से देखा कि मसाला का पूर्ति जो है हमको इंडोनेशिया से भी ज्यादातर हो जाएगा, इसलिए डच जो थे सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से ही व्यापार करते रहे। भारत में उनका वर्चस्व स्थापित तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म भी हो गया। लेकिन देखते हैं, जब इनको फायदा दिखने लगा, है ना, कहा भारत और इंडोनेशिया के साथ, तो इंडोनेशिया से इनको मसाले की आपूर्ति हो जाती थी, लेकिन काली मिर्च के लिए इनको केरल से आपूर्ति लेनी पड़ती थी। वो आगे देख लेंगे हम लोग, है ना। तो अब देख लेते हैं कॉर्नेलियन द हाउटमैन जो 1595 ईस्वी में पहुंचा था, ठीक है। पुर्तगाली डच को आने का कारण क्या था भारत में? डच जो थे सबसे पहले तो जेनेवा या वेनिस के जो व्यापारी थे उनसे मसाला खरीद लेते थे और यूरोप के बाजार में बेच लेते थे। लेकिन क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तो उसके बाद इनका व्यापारियों का संबंध टूट गया था भारत से, इस कारण से इनके बिजनेस को भी क्या हुआ, नुकसान हुआ था। जब नुकसान हुआ तब इन्होंने धीरे धीरे पता किया कि अब भारत के साथ व्यापार कौन कर रहा है, तो पता चला इनको कि भारत के साथ जो व्यापार कर रहा है वो पुर्तगाली कर रहे हैं। तब इन्होंने पुर्तगालियों से व्यापार करना आरंभ किया, है ना। पुर्तगालियों से इन्होंने जब व्यापार करना आरंभ किया तब इन्होंने सोचा कि अगर हम पुर्तगालियों के साथ व्यापार करते रहे लेकिन किसी कारणवश भारत से इनका रिश्ता टूट जाए फिर से कुस्तुनतुनिया की तरह, तब हम लोगों का क्या होगा। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत आने के लिए सोचा था, और जो पहले व्यक्ति आए थे वो आए थे कॉर्नेलियन द हाउटमैन आए थे, ठीक है। नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता था, ठीक है। पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, है ना। हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था, यानी कि अब उसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा देश, बहुत छोटा सा देश है, जो मसालों का व्यापार पुर्तगालियों के साथ करते करते यूरोप का सबसे धनी राष्ट्र बन गया था। यह जो था लगभग 1581 तक स्पेन के अधीन था, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने अपनी आजादी की घोषणा की और ये प्रांतों में बट गए। जब प्रांतों में बट गए तो वहां की जो संसद बनी, उन्होंने क्या किया, एक चार्टर जारी किया 1602 ईस्वी में। एक चार्टर जारी किया जिसमें इनको 21 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली, ठीक है। कितने? 21 वर्षों का उनको चार्टर मिला। इसमें उनको मिला कि आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, उनके स्थान को जीत सकते हैं, संधि कर सकते हैं, वहां पे किला का निर्माण कर सकते हैं, ये सब उनको अनुमति उसमें मिला था, ठीक है। 1602 ईस्वी में जिस कंपनी की स्थापना हुई उसका नाम था बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसको बोला जाता था VOC, ठीक है। VOC को स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो जोहान बॉन को दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाता है? तो जोहान बॉन को दिया जाता है, ठीक है।
यही जो बेरिंडे वेस्ट इंडीज कंपनी थी, यानी कि VOC जो थी, बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से किसे जाना गया? तो बेरिंडे वेस्ट इंडिया इंडीज कंपनी। ठीक है, इनका पूर्व नाम जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, है ना, इसमें लगभग 17 साझेदार थे। इस कारण से इसे जेंटलमैन 17 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि जब स्पेन से अलग हुआ था और जब तक एक कंपनी नहीं बनी थी, तब तक वहां के जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे वो भारत के साथ मसालों का व्यापार कर रहे थे। तब लोगों ने सोचा कि अगर एक एक लोग पर्सनली अपने फायदे के लिए भारत से व्यापार करते रहे तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी छोटे छोटे कंपनियां थी या बड़े बड़े जो उद्यमी थे, है ना, वो साथ मिलकर क्या किए? एक कंपनी की स्थापना की। इसलिए जितने भी साझेदार थे उनको बोला गया जेंटलमैन 17। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कंपनी को बढ़ाने के लिए इन्होंने आम लोगों के लिए शेयर को जारी किया। ठीक है, कि आप इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, जैसे कि अभी भी शेयर मार्केट में खरीदते हैं लोग, वैसे ही इन्होंने पहली बार कोई कंपनी थी जिसने अपने शेयर जारी किए थे। ठीक है, जब शेयर जारी किए तब लोगों को मुनाफा भी चाहिए था, है ना, तो मुनाफा चाहिए था, तो इन्होंने जो मुनाफा दिया लोगों को, यानी शेयर धारकों को, वो लगभग 18% का मुनाफा दिया। 18% का मुनाफा। ठीक है, 18% का मुनाफा लोगों को दिया, लगभग 200 वर्षों तक। ठीक है, कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक लोगों को 18% का लगभग मुनाफा दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 200 वर्षों तक जब मुनाफा लोगों को मिलेगा तो लगेगा ना अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे इनका भी पतन हो गया। रीजन आगे देख लेंगे, है ना। अब देखते हैं कि इसमें जो पूंजी लगी थी वो कितनी लगी थी। तो इसमें इस कंपनी को स्थापित करने में जो टोटल पूंजी लगी थी वो 65 लाख गिल्डर लगी थी। ठीक है, कितनी लगी थी? 65 लाख गिल्डर लगी थी। यह कंपनी जब लोगों के लिए शेयर जारी किया तो यह संयुक्त उद्यम की पहली कंपनी थी। ठीक है, संयुक्त उद्यम वाली प्रथम कंपनी थी। इन्होंने क्या किया? एक्सचेंज बैंक की भी स्थापना की, है ना, यानी कि अभी जो हम मुद्रा का लोन इधर से उधर जाकर एक्सचेंज करते हैं एक देश से दूसरे देशों में, तो सबसे पहले एक्सचेंज बैंक की स्थापना जो कि इन्होंने की, कब किया? तो 1609 ईस्वी में इन्होंने किया। ठीक है, 1609 ईस्वी में इन्होंने एक्सचेंज बैंक की स्थापना की। उसके बाद देख लेते हैं 1614 ईस्वी में, है ना, 1614 ईस्वी में इन्होंने क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की भी स्थापना की थी। ठीक है, क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना की थी। कब? 1614 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। इसमें क्या था? इसमें था कि जैसे आज हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं, उसी तरह उन्होंने भी क्या किया? एक व्यवस्था जारी किया बैंक के माध्यम से कि आप चाहें तो इसमें लोन ले सकते हैं और ब्याज के रूप में हमें बाद में धीरे धीरे करके चुका सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों को जीतने का भी कार्य किया, क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र को नहीं जीतते तो इनका व्यापार बढ़ नहीं पाता था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इंडोनेशिया का अम्बोयना द्वीप को जीता। ठीक है, अगर स्थिति देखेंगे तो मान के चलिए भारत की स्थिति यह है, तो यहां से लगभग छोटे छोटे द्वीप हैं। इंडोनेशिया जो है द्वीप है। ठीक है, तो इसी में एक द्वीप था अम्बोयना द्वीप, अम्बोयना द्वीप, और इन्होंने क्या किया? अम्बोयना द्वीप को सबसे पहले जीत लिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने? जकार्ता। ठीक है, इन्होंने जकार्ता, जो उस समय जकार्तिया के नाम से जाना जाता था, जकार्तिया जो था उस समय खंडहर हो चुका था, और उस क्षेत्र को इन्होंने जीता, यानी कि जकार्ता को जीता, और वहां पर एक शहर की स्थापना की। यहां पर एक शहर की स्थापना की जिसका नाम दिया बैटेबिया। ठीक है, बैटेबिया नामक शहर की इन्होंने क्या किया? स्थापना किया, और इन्होंने अपना मुख्यालय भी इसी को बना लिया था। ठीक है, इनका जो व्यवसाय होता था उनमें एक बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे, ठीक है, और उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से बैटेबिया से ही व्यापार किया जाता था। यानी कि कोई भी माल अगर भारत से जा रहा है तो वो सबसे पहले आता था कहां? इंडोनेशिया का जो बैटेबिया शहर की स्थापना की वहां पर आता था, और यहां से तय किया जाता था कि ये जो कच्चा माल है या पक्का जो मसाला है या जो भी चीज है वो कहां जाएगा, यानी कि बैटेबिया इनका
प्रथम मुख्यालय बना अच्छी तरह से, यानी कि सारा जो पसारे को यहीं से पसारे, बैठे बिया से, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 1619 ईस्वी में इन्होंने जकार्ता को जीता था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मलक्का को भी इन्होंने जीता, है ना। मलक्का देखिएगा मैप के हिसाब से, तो मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है ना। यहां पे है हमारा मलक्का जल संधि, और ये मलक्का जो था, मलक्का पे किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था, है ना। मलक्का पे किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था, और इन्होंने पुर्तगालियों से मलक्का को छीन लिया। पुर्तगालियों से मलक्का को जो छीना, वो कब छीना? 1641 ईस्वी में, ठीक है। 1641 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? मलक्का को पुर्तगालियों से छीन लिया। अब उसके बाद देख लेते हैं श्रीलंका, यानी कि सिलोन की बात कर लेते हैं, है ना। श्रीलंका पे भी पुर्तगालियों का ही अधिकार था, और श्रीलंका को भी इन्होंने, श्रीलंका के जितने भी छोटे छोटे द्वीप थे उनको जीत लिया। किससे? पुर्तगालियों से। श्रीलंका के जितने भी द्वीप थे उनको जीता था। कब जीता था? तो ये जीता था 1658 ईस्वी में। कुछ कुछ पुस्तक में 1659 ईस्वी भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। 1658 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका को जीता। इसके अलावा ये जो व्यापार, जब इनका व्यापार हर जगह फैल गया, तब इनका जो व्यापार था उसके लिए कुछ व्यवस्था भी चाहिए था, तो उस व्यवस्था का उल्लेख हमको मिलता है 1722 के ईस्वी के दस्तावेजों में, है ना। 1722 के दस्तावेजों में, और ये जो व्यवसाय व्यवस्था थी इसको कहा जाता था कार्टेल, ठीक है। इनकी व्यवसाय व्यवस्था किस पे आधारित थी? कार्टेल व्यवस्था पे आधारित थे। अब इसके बाद देख लेंगे कि ये लोग भारत में अपना कहां कहां कारखाना स्थापित किए, यानी कि फैक्ट्री को स्थापित किए। उन फैक्ट्रियों में इनकी क्या विशेषता थी, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या है। अब देख लेते हैं कि डचों ने जो भारत में कंपनियां स्थापित की थी, कारखाने स्थापित किए, वो कहां कहां किए थे। तो पहले एक बार ऐसे ही याद कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा जो मुख्य मुख्य कंपनी है उसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री जो स्थापित की वो मसूलीपट्टनम में की थी, ठीक है। कहां किया? मसूलीपट्टनम में। उसके बाद 1610 में पुलिकाट आए, ठीक है। 1616 में सूरत पहुंचे, और 1625 ईस्वी में ये पिपली पहुंचे, ठीक है। 1625 में कहा पहुंचे? पिपली ये पहुंच गए। उसके बाद 1641 ईस्वी में बिमलीपट्टनम में इन्होंने कंपनी स्थापित की, अपनी फैक्ट्री को। उसके बाद 1645 ईस्वी में कारिकाल पहुंच गए, ठीक है। 1645 में कहा पहुंचे? करिकाल पहुंचे। उसके बाद 1653 ईस्वी में चिंसुरा में इन्होंने फैक्ट्री को स्थापित किया, और 1658 ईस्वी में नागपट्टनम, बालासोर, कासिम बाजार और पटना में इन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। 1663 ईस्वी में इन्होंने कोचीन में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। तो देख लेते हैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से। सबसे पहले इन्होंने कहा फैक्ट्री को स्थापित किया? तो सबसे पहले इन्होंने जो स्थापित किया फैक्ट्री, वो किया मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित किया। मसूलीपट्टनम इनकी पहले फैक्ट्री थी, ठीक है। यहां से ये नील और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, ठीक है। ये मसूलीपट्टनम जो था उस समय गोलकुंडा के अधीन आता था, गोलकुंडा राज्य के अधीन आता था, ठीक है। नील प्लस सूती वस्त्र का ये क्या करते थे? यहां से निर्यात करते थे। अब देख लेते हैं कि मसूलीपट्टनम के बाद ये जो है वो कहां है? तो 1610 में इन्होंने कहा? पुलिकट में अपनी कंपनी को स्थापित किया था, ठीक है। पुलिकट 1610 में पहुंचे। उसके बाद देख लेते हैं जो मुख्य था, एक था हमारा सूरत, और सूरत पे पहुंचे कब? 1616 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं एक नागपट्टनम में था, नागपट्टनम, और नागपट्टनम में कब पहुंचे? 1658 ईस्वी में। इसके अलावा एक देख लेते हैं कोचीन, 1663 में पहुंचे। कहा? कोचीन पहुंचे, ठीक है।
अब देख लेते हैं, जो मसूलीपट्टनम था पहली फैक्ट्री थी और यहाँ से नील प्लस सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, यहाँ से सिक्के भी डालते थे, लेकिन जब हेडक्वार्टर पुलिकट चला गया तो वहां से सिक्के ढालते थे। ठीक है, एक गुलकुंडा के अधीन होता था और बेदर हेग के नेतृत्व में यहाँ कंपनी का फैक्ट्री का स्थापना किया गया था। इसके बाद देख लेते हैं पुलिकट। पुलिकट में जो कंपनी स्थापित किया था वो रानी एरवी की अनुमति से व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था। रानी एरवी जो थी वो विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय की पत्नी थी। विजयनगर के राजा किसके? वेंकट द्वितीय की पत्नी थी। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो हमारा पुलिकट था, यहां पर इन्होंने अपना दुर्ग का निर्माण किया और जो दुर्ग बनाया यानी कि जो किलाबंदी किया वहां, उसका नाम दिया गैलरिया। ये जो गैलरिया था एक पहला है ना किलाबंदी युक्त किला था। ठीक है, ये इनका एकमात्र किला था जो किलाबंदी करवाया गया था। यह जो पुलिकट था 1690 ईस्वी तक इनका मुख्यालय रहा, लेकिन 1795 ईस्वी में इस पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। यहां पर इन्होंने जो सिक्के ढालते थे उसके लिए टकसाल के स्थापना की, है ना, और जो सिक्के ढालते थे उसको कहा जाता था स्वर्ण पैगोडा। ये जो स्वर्ण पैगोडा था एक तरह से मुद्रा था जो यहाँ पे प्रचलित था, यानी कि इसको व्यवसाय करने के लिए यहाँ पे लागू किया गया था, अनुमति दिया गया था कि आप स्वर्ण पैगोडा को पुलिकट में चला सकते हैं। यहां पर इन्होंने बारूद फैक्ट्री की भी स्थापना करवाया। बारूद फैक्ट्री की स्थापना इसलिए करवाया क्योंकि जो पुर्तगाली पहले से यहाँ आए हुए थे उनसे इनको कुछ ना कुछ लड़ाई होती थी, या फिर जो भारतीय राजा थे उनके साथ इनकी कुछ ना कुछ लड़ाई होती थी, तो उसके लिए बारूद चाहिए था, या फिर इंडोनेशिया का जो क्षेत्र था उसके लिए बारूद चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, पुलिकट में एक बारूद फैक्ट्री की स्थापना की। इसके बाद जो हमारा मुख्य एक इनका जो केंद्र बना यानी उद्योग का केंद्र बना वो बना सूरत, और सूरत ये लोग आए 1616 ईस्वी में सूरत है। सूरत को जो स्थापित किया गया था फैक्ट्री, उसका श्रेय दिया जाता है पीटर वैन डैन ब्रोइके को। पीटर वैन डैन ब्रोइके को श्रेय दिया जाता, और यही उसका पहला गवर्नर भी बना था। डच वाले जो थे हर फैक्ट्री के लिए एक गवर्नर को नियुक्त करते थे, लेकिन इन सबका कंट्रोल किसके पास था? तो इन सबका कंट्रोल जो होता था वो बैटिबिया में बैठे गवर्नर के पास होता था। बैटिबिया वाले ही सबको नियंत्रित करता था। ठीक है, अब देख लेते हैं सूरत का जो फैक्ट्री था वो सबसे ज्यादा लाभ देने वाला प्रतिष्ठान वाला, क्योंकि यहाँ से व्यवसाय सबसे ज्यादा होता था। जब सबसे ज्यादा होगा व्यवसाय तो सबसे ज्यादा लाभ भी वहीं से मिलेगा, और सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा तो सबसे ज्यादा बोझ भी बढ़ेगा। तो उस बोझ को कम करने के लिए इसके लिए दूसरा केंद्र खोला गया आगरा में। ठीक है, आगरा में एक फैक्ट्री को खोला गया ताकि इसका बोझ जो है उसको कम किया जा सकते। लेकिन क्या हुआ कि 1795 ईस्वी में सूरत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब अधिकार होने का रीजन क्या था कि डचों और अंग्रेजों के बीच यूरोप में 4 युद्ध लड़े गए थे। उन चारों युद्ध में जो अंतिम युद्ध हुआ था वो 1781 से 84 तक हुआ था। ठीक है, 1781 से 84 तक, और इसमें जो संधि हुआ वो हुआ पेरिस की संधि। इसमें जो मुख्य कंपनी थे, पुलिकट हो गया, जैसे सूरत हो गया, उसके बाद बालासुर हो गया, नागपट्टनम हो गया, ये सब जो हिस्से थे वो अंग्रेजों को दे दिए गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक कीवी पत्र संधि हुई 1814 ईस्वी में, जिससे फिर से सूरत में व्यापार करने का अधिकार किसको मिल गया? डच को मिला। लेकिन 1824 ईस्वी में डच वालों ने क्या किया कि इसे अंग्रेजों के 1824 ईस्वी में अंग्रेजों को बेच दिया। ठीक है, अंग्रेजों को बेच दिया, और बेचकर इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में ही चले गए, क्योंकि उनको मसाला की आपूर्ति वहीं से हो जाती थी, यहां से सिर्फ काली मिर्च उनको चाहिए था। तो देख लेते हैं मसूलीपट्टनम में उनको क्या मिला। मसूलीपट्टनम से निर्यात करते थे सूती वस्त्र और नील को। ठीक है, उसके बाद पुलिकट देखें, सूरत देखें। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बंगाल का क्षेत्र है ना, यानी कि चिनसूरा, पिपली, कासिम बाजार और पटना के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बंगाल में प्रवेश किए थे
1615 ईस्वी में बंगाल में प्रवेश कब किया? 1615 में। ठीक है, इसके बाद पिपली आए, पिपली में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किए। उसके बाद आए बालासोर और चिनसुरा में आए। चिनसुरा और कासिम बाजार सूती वस्त्र के लिए फेमस था। ठीक है, चिनसुरा से या सूती वस्त्र जो मिल जाता था, यानी कि सूती वस्त्र का निर्यात बंगाल से। बंगाल के लिए एक इनको फायदा ये मिला कि बंगाल के साथ व्यापार करने की इनको छूट दी गई, क्योंकि बंगाल से अगर ये चाहे तो किसी के साथ व्यापार कर सकते थे। ठीक है, बंगाल उनको किसी भी प्रकार का टैक्स की जरूरत नहीं थी, या फिर उनको जो बैटेविया भेजना होता था वो बैटेविया भेजने की जरूरत नहीं थी। तो बंगाल में प्रवेश किए 1615 ईस्वी में। अब तो मसाला के व्यापार पे भारत में जो अधिकांश हिस्सा आता था वो पुर्तगालियों के अधीन आता था। अब जब पुर्तगाली यहाँ पे एक छत्र जमाए हुए थे, कोई दूसरा आएगा तो उसे मार पीट कर भगा ही देंगे ना। तो इस कारण से यहां से मसाला लेते थे और कोचीन आकर वो क्या करते थे, काली मिर्च ले लेते थे। ठीक है, तो 1653 में जब यहां पे कंपनी स्थापित की, कहा चिनसुरा में, वहां लोगों को इन्होंने हायर करना स्टार्ट किया। ठीक है, वहां के आम लोगों को जोड़ा इन्होंने अपनी फैक्ट्री के लिए, लोगों को जोड़ा, बोला कि हम आपको रॉ मटेरियल जितना भी चीज है वो बनाने के लिए आपको हम प्रोवाइड करेंगे, फैक्ट्री हम लगाएंगे, आपको बस काम करके हमको देना है प्रोडक्शन में, और हम आपको उसका जो मेहनताना होगा आपका वो हम आपको दे करेंगे, पे करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अलावा जो है कासिम बाजार है ना, कासिम बाजार की बात कर लेते हैं। तो कासिम बाजार में इन्होंने क्या किया कि रेशम चक्री है ना, रेशम चक्री लगाया। ठीक है, क्योंकि इसने रेशम चक्री इनको इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे वहां पे उसका मांग ज्यादा था, और उत्कृष्ट रेशम के लिए इनको रेशम चक्री लगाने की जरूरत थी। ठीक है, यहां पर इन्होंने लगभग 3000 मजदूर हायर किए। ठीक है, कितने? 3000 मजदूर यहां पर इन्होंने हायर किए, कासिम बाजार के क्षेत्र में आ गए। अब इनको चाहिए था पटना है ना, पटना का जो क्षेत्र था, तो पटना से इनको मिल जाता था अफीम और साल्ट पीटर, यानी कि सोरा। तो पटना से इन दो चीजों की इनकी प्राप्ति हो जाती थी। ठीक है, इनको सबसे ज्यादा मुनाफा जो होता था वो सूती वस्त्र और रेशम व्यापार से ही होता था। उसके बाद जो व्यापार इससे इनको फायदा होता था वो अफीम से होता था। ठीक है, सबसे ज्यादा सूती वस्त्र से, उसके बाद जो होता था वो अफीम से होता था। तो पटना से इनको मिलता था अफीम और साल्ट पीटर। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो मसाला का व्यापार करते थे वो कहां से करते थे। तो मसाला का व्यापार ये जो करते थे वो करते थे मालाबार के तट से। ठीक है, मालाबार से मसाला का व्यापार करते थे। ठीक है, और मालाबार तट में व्यापार करने के लिए इन्होंने कोचीन को जीता था कब? 1663 ईस्वी को पुर्तगालियों से जीता था, है ना। और पुर्तगालियों से जीतने के बाद इन्होंने यहां पे एक किला बनाया जिसका नाम दिया था फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम किला का इन्होंने क्या किया? निर्माण करवाया था। एक किला इन्होंने बनवाया था चिनसुरा में, और चिनसुरा में जो दुर्ग बनाया था उस दुर्ग का नाम दिया था इन्होंने गुस्ताबुस। ठीक है, गुस्ताबुस किला, गुस्ताबुस या गुस्ताबुल भी इसको कहीं कहीं लिखता है। ठीक है, तो गुस्ताबुस किला, ये भी, इसका भी इन्होंने किलाबंदी किया था, लेकिन पूर्ण रूप से किलाबंदी नहीं करवाया गया था। ठीक है, तो व्यापार इस तरह से होता था। अब क्या हुआ कि जब ये अंग्रेज से हार गए थे आंग्ल डच युद्ध में, तो धीरे धीरे अंग्रेज का आधिपत्य हो गया, इनकी पतन होने लगी। तब जब पतन होने लगा तब ये क्या किए, सोचे कि मेरा जो अधिकार क्षेत्र वाला जगह है वो तो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, तो क्यों ना हम इंडोनेशिया की ओर चले। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि अपना व्यापार इंडोनेशिया की ओर बढ़ाना स्टार्ट किया, और ये जो है बेचते चले गए। अब हारने इसका पतन का एक कारण यह था कि इन्होंने 2 लड़ाइयां भारत में लड़ी। ठीक है, कितनी? 2 लड़ाइयां भारत में लड़ी, और इन दोनों लड़ाइयों को इन्होंने हार गया। ठीक है, अब जब लड़ाई हारिएगा तो आपका पतन तो निश्चित है, क्योंकि कहीं पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आपको जीतना जरूरी है ना। तो 2 लड़ाई इन्होंने लड़ी। एक तो लड़ाई लड़ी इन्होंने 1741 ईस्वी में। ठीक है, एक लड़ाई इन्होंने लड़ी 1741 ईस्वी में त्रावणकोर से। ठीक है, त्रावणकोर प्लस डच लड़े।
और इस युद्ध का नाम था कुलाचल का युद्ध। कुलाचल का युद्ध, या इसे कुलाचेल का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, कुलाचेल का युद्ध भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इस युद्ध में जो त्रावणकोर के राजा थे, राजा मार्तंड है ना, वो इसको हरा दिए थे। कौन हराए थे? डचों को राजा मार्तंड इसको पराजित कर दिए थे। इसके बाद एक और युद्ध इन्होंने लड़ा 25 नवंबर, है ना, 25 नवंबर 1759 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, और बेदरा के युद्ध में क्या हुए? बुरी तरह से पराजित हो गए, है ना। बेदरा के युद्ध में क्या हुआ? बुरी तरह से पराजित हुए। जब बुरी तरह से पराजित हुए तो इनका वर्चस्व खत्म हो गया और इसके बाद ये यहां से चले गए। ठीक है, इनका पतन का कारण क्या था? एक तो इनकी जो व्यापार की स्थिति थी, यानी कि जो व्यापार चलता था वो सरकार का अधीन था, इसलिए तो जब व्यापार सरकार के अधीन होगा तो कर्मचारी जरूर आएंगे, तो वो कर्मचारी जो थे वो अत्यधिक खर्च कर देते थे, है ना। उसके बाद वो भ्रष्ट भी थे। ठीक है, उसके बाद इनकी मांग में कमी हो गई क्योंकि अंग्रेज आ गए, अंग्रेज का श्रेष्ठ इनसे हो जाना, है ना, इनकी वस्तुओं में मांग की कमी आ गई। ठीक है, तो ये सब इनके पतन के मुख्य कारण बने। जो डच प्रभावहीन हो गए भारत से, और एक बाद में क्या हुआ? इंडोनेशिया चले गए और इंडोनेशिया से ही अपना व्यापार को करने लगे। ठीक है, हमारा आज का क्लास यहीं तक था। अगले वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। धन्यवाद।